हाँ जी, राय राय दोस्तों, कैसे हो? तो अभी हम कर रहे हैं एनिमल अटेंडेंट यानी पशु परिचर के पेपर बी की तैयारी, जिसमें आता है पशुपालन विज्ञान के कई सारे टॉपिक्स, जिनको हमने लगभग लगभग 20 से 22 टॉपिक के बीच में बांटा था। सबसे पहले जो हमने स्टार्ट किया वो था कृत्रिम गर्भाधान, जिसे हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या शॉर्ट में एआई भी बुलाते हैं। उसके लिए हमने 2 वीडियोज रिलीज कर चुके हैं चैनल पर, जिसमें से फर्स्ट पार्ट में सबसे पहले हमने देखा कि एआई की आवश्यकता क्यों पड़ी। जब सब कुछ नेचुरली चल ही रहा था तो हमने एआई स्टार्ट क्यों किया। उसके अलावा हमने देखा भिन्न भिन्न जानवरों में उनका मध्यकाल, एस्ट्रस पीरियड क्या होता है, मध्य चक्र क्या कितना समय का होता है, क्या होता है। उसके अलावा हमने देखा कि विभिन्न विभिन्न जानवरों का, अलग अलग पशुओं का जो उनकी गर्भकाल का समय है, प्रेगनेंसी का टाइम है, वो कितना है, उसकी हमने लिस्ट बनाई। उनके शब्दों को समझा कि कौन सा टाइम उपयुक्त होता है, कौन सा नहीं होता है। उसके अलावा हमने बी पार्ट में देखा कि उन संस्थाओं के बारे में पढ़ा जो पूरी इंडिया में दुग्ध विज्ञान को, उसकी प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी को, उसके अलावा मिल्क क्वालिटी को, उसके भी अलावा उसमें होने वाले बहुत सारी खोज, डिस्कवरी, अलग अलग तकनीक, उन पर काम करती है। ठीक है, फिर हमने जो एआई है, इंसेमिनेशन है, उसको हमने 5 भागों में बांटा, जिसमें फर्स्ट पार्ट था कि हम किस प्रकार से वीर्य का संग्रहण करेंगे, नर पशु से वीर्य का संग्रहण करना, कलेक्शन ऑफ द सीमन। फिर उसके बाद उसकी विधियां पढ़ी। उसके बाद हमने देखा कि जब हमने कलेक्टेड जो सीमन किया है, जो कलेक्ट किया है, उस पर टेस्ट करेंगे, उसका परीक्षण करेंगे कि जो हमने ग्रहण किया है, जो हमने वीर्य का कलेक्शन किया है, वो उसमें क्वालिटी है जो हमें चाहिए, उसका पीएच मान सही है या नहीं, उसमें स्पर्म काउंट सी ठीक है या नहीं, उसके भी अलावा कोई बीमारी तो नहीं है। उसके लिए हमने 2 टेस्ट पढ़े। उसके बाद हमने उसको तनुकृत किया, यानी कि उसमें हमने ऐसे पदार्थ मिलाए जैसे कि एंटीबायोटिक्स, कुछ दवाइयाँ, अंडे का पीत और ग्लिसरीन, ताकि जब वो नर पशु के जो अंदर बॉडी में था, उसके बाद अब हम किसी जार में बंद करने वाले हैं, तो वो लंबे समय तक, साल भर 2 साल तक वो जिंदा रह सके। उसमें जो सीमन के अंदर जो स्पर्म प्रेजेंट हैं, शुक्राणु प्रेजेंट हैं, वो आगे जीवित रहें, यानी कि जिस प्रकार से वो सीमन बॉडी के अंदर था, उसी प्रकार से यहाँ भी संरक्षित रहे, सेफ रहे। उसके लिए हमने देखा कि हम उनको पोषण कैसे देंगे, पोषण के लिए क्या मिलाएंगे। उसके अलावा पीएच को ऊपर नीचे ना हो, उसको मेंटेन करने के लिए क्या मिलाएंगे। बाहर जब हम उसको स्टोर करते हैं तो -196 डिग्री सेल्सियस पर करते हैं, तो वो जमकर भी जो स्पर्म है, शुक्राणु हैं, वो डेड ना हो, उसके लिए हमने उसमें मिलाया। तो ऐसे सब के बाद हमने देखा कि फिर एक प्रोसेस देखी, भंडारण, स्टोरेज ऑफ सीमन, कि सीमन का भंडारण हम ऐसे कैसे करें कि वो सुरक्षित रखा रहे, डेड ना हो। उसके लिए हमने कई सारी विधियां देखी, कई सारे इंस्ट्रूमेंट देखे, उपकरण देखे। उसके बाद हमने एक छोटी सी प्रोसेस और पढ़ी, विदलन, कि वो जमे हुए सीमन को किस प्रकार से वापस सक्रिय करें, क्रियाशील करें। और अब लास्ट स्टेप है मादा में या मादा पशु में वीर्य का सेचन, यानी कि हम मोटा मोटा कहें तो हम देखेंगे कि जो सीमन हमने ग्रहण किया है, उपचारित किया है, उसको मादा पशु के अंदर किस प्रकार से ट्रांसफर करेंगे। वही तो हमारा मेन मोटो है कि हम ट्रांसफर कैसे करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आवश्यक है कि देखेंगे कि उसमें इंस्ट्रूमेंट, कौन कौन से उपकरणों का इस्तेमाल होता है, कौन कौन सी विधियों का इस्तेमाल होता है। फिर विधि को हम थोड़ा कोशिश करेंगे कि चित्रों के साथ प्रैक्टिकली करने की कोशिश करें, मैं हर चीज़ समझाने की कोशिश करूँ, वो सब देखेंगे। क्लियर? तो हमारा आज का टॉपिक है कि मादा में वीर्य का सेचन, यानी कि इंसेमिनेशन इन फीमेल्स, कि किस प्रकार से होगा। तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि उसके उपकरण कौन कौन से हैं, उनको जानना। तो जो हम मादा में वीर्य का सेचन करेंगे, उसके लिए सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट उपकरण है वो है एआई गन। जो एआई गन है या फिर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन गन जिसे बोलते हैं, वो एक स्टील की बनी होती है और एक पिचकारी टाइप की संरचना होती है। ठीक है जी, कैसी होती है? पिचकारी टाइप की संरचना होती है। इसमें एक हैंडल होता है और आगे एक नली निकली होती है। इस नली में ही जो हमारी सीमन की स्ट्रॉ है वो डाली जाती है, उसके ऊपर कवर के लिए सीथ लगाई जाती है। इसी के द्वारा जो है मादा में वीर्य का हम ट्रांसफर करते हैं। उससे पहले एक बार सारे इंस्ट्रूमेंट पे नज़र डाल लेते हैं। उसके बाद सेकंड जो इंस्ट्रूमेंट है वो है एआई सीथ,
ये प्लास्टिक का बना होता है, क्लियर। और ये क्यों होता है, ताकि जब गन में जो स्ट्रॉ में जो सीमन है वो रखा हुआ है तो वो बाहर ना निकले या फिर जल्दी कहीं और ना निकल जाए, उसके लिए उस पर कवर करते हैं एआई सीट का, ताकि जब हम गर्भाशय में जहाँ पे हमें रिलीज करना है वो सीमन वहीं पर कर सकें, ठीक है। उसके बाद है हमारा सीमन स्ट्रॉ। सीमन स्ट्रॉ हम पहले भी पढ़ चुके हैं भंडारण टाइम पे। तो ये पीबीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड की बनी होती है। उसके अलावा इसमें जो वीर्य का स्टोरेज होता है और इसमें लगभग 0.25 ml यानी कि 0.25 ml के करीब वीर्य भरा होता है। और हमने पढ़ा था कि इसके 2 सिरे होते हैं जिसपे कोटन लगी होती है। एक सिरे को हम बोलते हैं फैक्ट्री सिरा, फैक्ट्री सील, और इसको सेकंड वाले को बोलते हैं लेबोरेटरी सील, ठीक है जी, लेबोरेटरी सील। जब हम इंसेमिनेशन करेंगे तो सबसे पहले लेबोरेटरी सील को हम ब्रेक करेंगे, कैंची से काटेंगे, क्लियर। इसीलिए जो स्ट्रॉ का लेबोरेटरी सील जो होता है, लेबोरेटरी वाला सिरा जो होता है, उसे ही हम कहते हैं एआई सिरा या इंसेमिनेशन सिरा, क्लियर। इसको हमने यहाँ से कैंची से काटा और इसको लोड कर दिया गन के अंदर। गन के अंदर हम इसे डाल देंगे, इसी में सीमन भरा रहेगा, क्लियर। जब ये यहाँ पे लग जाएगी तो स्ट्रॉ यहाँ पे आ गई, क्लियर। अब ये एआई सीट है जो कि प्लास्टिक की बनी होती है, कवर टाइप संरचना होती है। इसको हम इसके ऊपर चढ़ा देंगे ताकि जो हमारा अंदर स्ट्रॉ लगी हुई है उसके अंदर सीमन है, वीर्य है, वो गिरे ना। और यहाँ पर एक लॉक होता है, सीथ लॉक जिसे बोलते हैं, सीथ लॉक के साथ इसको हम लॉक कर देंगे, क्लियर। उसके अलावा जो हमारी स्ट्रॉ है, राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल की जाने वाली सीमन स्ट्रॉ है वो है फ्रेंच मिनी स्ट्रॉ, क्लियर। तो आज के अभी के हिसाब से हमारा जो मेन मोटो था वो था कि इनके इस्तेमाल में होने वाले उपकरणों के बारे में हम पढ़ें, उसके अलावा कैसे होते हैं वो पढ़ें, और क्या होता है उनके बारे में। अब आगे हम देखेंगे कि कौन कौन सी विधियाँ हैं जिनके द्वारा विभिन्न अलग अलग जानवरों में जो है एआई करते हैं, कृत्रिम गर्भधारण करते हैं, उस सब एक बार नज़र डाल लीजिए। और मैं पूरा का पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा किस प्रकार से हम गन को लोड करेंगे, किस प्रकार से गर्भाशय में घुसाएंगे, सब कुछ पूरी प्रोसेस देखें। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू। हाँ जी, तो हमने अभी सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स यानी कि उपकरण देख लिए जो कि एआई में यूज होंगे। उसके बाद हम देखेंगे एआई की कौन कौन सी विधियाँ हैं जो हमारे घरेलू जितने भी जानवर हैं, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सूअर, घोड़ा, उन सब में इस्तेमाल की जाती हैं। किसके लिए? एआई के लिए, कि जब हम कृत्रिम रूप से उनमें वीर्य का सेचन करेंगे तो कौन कौन सी विधियाँ हैं। तो उन विधियों में सबसे पहली और सबसे ज़्यादा यूज में आने वाली वो है रेक्टो वेजाइनल मेथड, यानी कि फर्स्ट वाली रेक्टो वेजाइनल मेथड। इंग्लिश देख के डरना मत, क्योंकि इनके नाम इंग्लिश में याद करना ज़्यादा बेटर है, और याद हो जाएंगे धीरे धीरे जब हम नाम लेते रहेंगे। तो हमारा पहला मेथड है रेक्टो वेजाइनल मेथड, और जो कि सबसे ज़्यादा यूज होता है। और कौन कौन से जानवर में? बड़े जानवर जैसे कि गाय हो गई, भैंस हो गई, इनमें। तो आपने अपने घर में जो कैटल्स रखते हैं, पशु रखते हैं, उन्होंने देखा होगा जब डॉक्टर आता है तो इसी विधि के द्वारा वीर्य का सेचन करता है, सीमन का ट्रांसफर करता है, ठीक है। तो इसके नाम से ही प्रूफ होता है रेक्टो वेजाइनल, यानी कि रेक्टो से मतलब है हमारा मलाशय, रेक्टम। रेक्टो मतलब रेक्टम, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं मलाशय, क्लियर। वेजाइना का मतलब आप जानते ही हैं, वेजाइना का मतलब योनि। तो ऐसा मेथड
जिसमें मलाशय तथा योनि का यूज होता है या उनका हम सहारा लेते हैं। क्लियर। तो इस विधि के बारे में तो हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, किस प्रकार से गन का प्रवेश कराएंगे, एंटर करेंगे, कहाँ पर छोड़ेंगे। तो मोटा मोटा भी हम विधियों का नाम याद कर रहे हैं। सबसे पहला रेक्टो वेजाइनल मेथड, जिसमें हम रेक्टो से मतलब रेक्टम यानी मलाशय और वेजाइनल मतलब योनि, इनका इस्तेमाल करते हुए करेंगे। और सबसे ज़्यादा यूज में आने वाला मेथड है और बड़े जानवर जैसे कि गाय भैंस उनके रूप में यूज होता है। इसमें एक दो पॉइंट ऐसे और लिख लीजिए कि इसमें जो हम वीर्य का सेचन करेंगे, वीर्य का ट्रांसफर करेंगे, सीमन को छोड़ेंगे, वो छोड़ेंगे हम मिडिल सर्विक्स में। मिडिल सर्विक्स मतलब जो गर्भाशय है उसका जो सर्विक्स वाला हिस्सा है उसमें प्रवेश करा करके वहाँ पर छोड़ें। क्लियर। उसके बाद सेकंड मेथड है हमारा वेजाइनल मेथड। वेजाइनल मेथड मतलब जिसमें सिर्फ और सिर्फ योनि का इस्तेमाल करेंगे और इसका इस्तेमाल किया जाता है घोड़ी को एआई करने के लिए। क्लियर। थर्ड है हमारा वेजाइनल स्पेकुलम मेथड, जिसका इस्तेमाल किया जाता है छोटे जानवर जैसे कि भेड़, बकरी, इनमें। इसमें क्या होता है, एक जैसे स्पेकुलम टाइप में कौवा जैसी संरचना होती है, उसमें वहाँ पे सीमन का स्टोरेज रहता है, सीमन स्टोर लगाई जाती है और उसको योनि पर लगा करके और वहीं से एक प्रकार से पिचकारी की तरह छोड़ा जाता है और जो कि सीधा सीधा गर्भाशय में प्रवेश करा जाता है। ठीक है। इसमें मेथड का नाम है वेजाइनल स्पेकुलम मेथड और इसका इस्तेमाल किया जाता है भेड़ व बकरी में। चौथा है हमारा कॉर्क स्क्रू पिपेट मेथड, जिसको मैंने हिंदी में भी लिख दिया है, कॉर्क स्क्रू पिपेट मेथड। इस विधि का इस्तेमाल किया जाता है सुअरों में, लेकिन अब हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा रेक्टो वेजाइनल मेथड पे। इसमें किस प्रकार से हम गन को प्रवेश कराएंगे, कैसे करेंगे, वो सब। लेकिन एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट है हमारा रेक्टो वेजाइनल मेथड, जिसका इस्तेमाल बड़े जानवर जैसे कि गाय भैंस आदि में किया जाता है। फिर है हमारा वेजाइनल मेथड, उसका इस्तेमाल घोड़ी को एआई कराने में किया जाता है। तीसरा है हमारा वेजाइनल स्पेकुलम मेथड, जिसका इस्तेमाल भेड़ बकरी जैसे छोटे जानवरों में किया जाता है। और फोर्थ है हमारा कॉर्क स्क्रू पिपेट मेथड, जिसका इस्तेमाल सुअर को एआई कराने में किया जाता है। एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर हम मेन फोकस करेंगे रेक्टो वेजाइनल मेथड पर, किस प्रकार से होता है, कैसे हम एंटर कराएंगे, वो सब। क्लियर। हाँ जी, तो हमने तैयार कर लिया चित्र। तो मैंने अभी सारी की सारी आपको विधियाँ बताई, किसकी, एआई की, कि कौन कौन से पशुओं में कौन कौन सी एआई की विधियाँ इस्तेमाल होती हैं, यूज में आती हैं। ठीक है जी। उसके बाद हम मेन फोकस करेंगे रेक्टो वेजाइनल मेथड, यानी कि ऐसा मेथड जो कि इंडिया में सबसे ज़्यादा उपयुक्त में आता है और गाय भैंस जैसे बड़े जानवरों के लिए यूज में आता है। और हम नॉर्मली जो मतलब अपने घरों में आसपास देखते हैं जिनमें जो मेथड यूज होता है उसके बारे में थोड़ी डिटेल में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से करना है, कैसे करना है। तो रेक्टो वेजाइनल मेथड आपके सामने पेश है। जैसा कि मैं बता चुका हूँ, रेक्टो से यहाँ पे मतलब है रेक्टम यानी कि मलाशय, और सेकंड वेजाइना का मतलब योनि। तो ऐसा मेथड जिसमें वेजाइना और मलाशय दोनों का यूज होता है वो है रेक्टो वेजाइनल मेथड। इसमें करते क्या हैं, तो मैंने एक चित्र बनाने की कोशिश की है जिसमें ये हमारा गुदा ओपनिंग हो गई, जहाँ से गुदा है, मल का त्याग होता है। उसके अलावा ये हो गई हमारी वेजाइनल जो ओपनिंग है, वेजाइना ओपनिंग, जैसे भग द्वार बोलते हैं, योनि द्वार जिसको बोलते हैं। ठीक है जी। ये योनि हो गई और जा करके गर्भाशय ग्रीवा में खुलती है और इसमें एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे ओस बुलाते हैं। गर्भाशय और योनि की जो मेला होता है या ओपनिंग होती है उसे हम ओस बुलाते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, ये है गर्भाशय उस पशु का। और जो ए वाला हिस्सा है, स्टार्टिंग वाला, इसे ही बुलाते हैं गर्भाशय ग्रीवा सर्विक्स, यानी कि गर्भाशय की गर्दन। क्लियर। और यहाँ पे है हमारे अंडाशय ओवरी, जो कि हमारे मादा के प्राथमिक
जननांग होते हैं। जिस प्रकार से नर में, पशुओं में वृषण टेस्टीज होते हैं जहाँ पर स्पर्म्स का, शुक्राणु का निर्माण होता है, उसी प्रकार मादा में जो प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन है, प्राइमरी या फिर बोले तो प्राथमिक जननांग है, वो है अंडाशय या ओवरी, जहाँ पर ओवम यानी कि अंडाणु का निर्माण होता है। क्लियर? तो हम अब दो फैक्ट हमारे क्लियर हो गए। मादाओं में जो प्राथमिक जननांग है वो है ओवेरी या अंडाशय, वहीं नर में अगर कोई प्राथमिक जननांग है वो है टेस्टीज या वृषण। क्लियर? तो इसमें क्या करेंगे हम, ये हमारी एआई गन है, ये हमारी स्ट्रॉ है। स्ट्रॉ में आप जानते हैं दो सिरे होते हैं, दोनों कॉर्नर पे जो कॉटन भरा होता है उसमें थोड़ा केमिकल पाउडर होता है। इसमें से एक सिरे का नाम होता है फैक्ट्री सील और दूसरे सिरे का नाम होता है लेबोरेटरी सील। जो लेबोरेटरी सील है उसी को हम एआई सिरा कहते हैं। इसको हम कैंची से काटेंगे तथा उसके बाद इस गन में लोड कर देंगे। क्लियर? स्ट्रॉ आ गई गन में जिसमें सीमेंट भरा हुआ था। ये एआई सीथ है जो कि प्लास्टिक की बनी होती है, एक प्रकार से कवर का काम करती है। उसके बाद हम इसे इस पर चढ़ा देंगे ताकि सीमन गिरे ना, उसका वेस्टेज ना हो, या फिर जब हम इसको वेजाइना में प्रवेश कराते हुए गर्भाशय की तरफ लेके जाएंगे तो उस टाइम पे कहीं गलत जगह पर रिलीज ना हो जाए, गिरेगा। क्लियर? तो उसको चढ़ा देंगे। ये हमारा सीट लॉक हो गया और इसको लॉक कर देंगे। तो इस प्रकार से हमारी जो है एआई गन है वो पूरी लोड के लिए तैयार है, प्रिपेयर है। क्लियर? इस गन को हम, मान लीजिए मेरी गन है, इसको हम लेंगे जो कि हमारे इसमें स्ट्रॉ डल चुकी है, सीट लग चुकी है, पूरी तरह तैयार है, इसके अंदर सीमन है। मैंने इसको लिया और लगभग 45 एंगल पर इसको प्रवेश कराना होता है वेजाइना में या फिर भग द्वार में। तो ये जो मेरा पहला फैक्ट था, इसमें एआई गन को 45 डिग्री के कोण से भग ओष्ठ में प्रवेश कराते हैं तथा उसके बाद 90 डिग्री से सीधा कर देते हैं और गन को गर्भाशय के अंदर प्रवेश करा देते हैं। क्लियर? तो अब मैं पूरी प्रोसेस बताऊंगा आपको किस प्रकार से पूरी की पूरी रेक्टोवेजाइनल मेथड काम करता है, क्या होता है। सर्वप्रथम अपने हाथ में अच्छे से साफ सफाई से रखेंगे ताकि कोई भी कीटाणु, बैक्टीरिया वगैरह मादा के अंदर ना पहुँचे, जननांग तक ना पहुँचे, या फिर उसके इंटरनल ऑर्गन्स जो आंतरिक अंग हैं उन तक ना पहुँचे, कोई गंदगी ना पहुँचे। सबसे पहले हम हाथ में दस्ताना पहनेंगे प्लास्टिक का अच्छे से, उसके ऊपर थोड़ा सा साबुन या फिर थोड़ा ऑयल वगैरह लगाएंगे ताकि चिकनाई हो जाए और उसको प्रवेश कराएंगे हम गुदा द्वार में। क्लियर? मैंने दस्ताना पहना और गुदा द्वार में प्रवेश कराया और मलाशय में जितना भी गोबर या वेस्टेज है उसको खींच के निकालूंगा और बाहर डाल दूंगा। फिर एक बार और साफ करूंगा। इसको साफ करना क्यों जरूरी है? ताकि जब हम इसमें हाथ डालेंगे और गर्भाशय को जब पकड़ेंगे तो उसको पकड़ने में, उसको फील करने में कोई समस्या ना है, कन्फ्यूजन ना हो। इसके लिए ज़रूरी है कि मलाशय को हम साफ़ करें। मलाशय को साफ करने का दूसरा फायदा, एक तो फील करने में, हमारा काम करने में दिक्कत नहीं आएगी। उसके अलावा मान लीजिए हम एआई कर रहे हैं, उस टाइम पे पशु ने गोबर कर दिया तो गन, उसका पूरा का पूरा जननांग पूरा गंदगी में हो जाएगा, जिससे इन्फेक्शन का डर रहता है। क्लियर? तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप है, दस्ताना पहन के हमने गुदा द्वार में हाथ डाला और पूरा का पूरा गोबर हमने साफ कर दिया। क्लियर? पहला स्टेप हमारा पूरा। उसके बाद हम टिश्यू से या कपड़े से गुदा द्वार को, भग द्वार को, योनि को पूरा साफ करेंगे ताकि जब हम एआई गन को अंदर प्रवेश करें तो उसके साथ में चिपक करके कैसी भी कोई गंदगी अंदर प्रवेश ना करे। क्लियर? इसको हमने साफ कर दिया। उसके बाद हम वापस से एक हाथ को वापस गुदा में डालेंगे और पूरा मलाशय तक, यहाँ तक पहुँच जाएंगे। क्लियर? उसके बाद दूसरे हाथ में हम गन को इस प्रकार से पकड़ेंगे कि इसकी पकड़ मजबूत रहे ताकि अंदर जाते वक्त या फिर पशु कोई हलचल भी करे तब भी उसके बाद भी हमारे गन पर या कोई फर्क ना पड़े, हमारे गन ना गिरे, हमारा सीमन वेस्टेज ना हो। उसके लिए हमने एक हाथ गुदा में डाला और दूसरे हाथ से लगभग 45 डिग्री पर हम भग ओष्ठ में यानी कि योनि में इस गन का प्रवेश कराएंगे और उसके बाद इसको 90 डिग्री से सीधा कर देंगे। क्लियर? समझ में आ रहा? हमने प्रवेश कैसे कराया? 45 डिग्री से योनि द्वार में डाला, भगोष्ठ में डाला, उसके बाद 90 डिग्री से सीधा कर दिया। उसके बाद गन को हम अंदर लेके गए। अब यहाँ तक हम पहुँच गए, लेकिन अब जो ओस है, जो गर्भाशय का द्वार है, जो इसका मुख है, एंट्री है, वो हमें गन को
नॉर्मली नहीं मिल पाता है कि ताकि हम हाथ निकाल भी लें तो डायरेक्ट प्रवेश करा जाए, एंटर करा जाए। क्लियर? उसी के लिए ज़रूरी है कि एक हमारा जो हाथ है वो बड़ी आंत में रहे, मलाशय के पास रहे। उस हाथ से हम क्या करेंगे, अंदर से फील करेंगे, गर्भाशय आ गया, गर्भाशय को ऐसे पकड़ेंगे। क्लियर? गर्भाशय को ऐसे पकड़ के अंगूठे से हम इस ओस को फील करेंगे, अंगूठे के द्वारा इस ओस को, इस छिद्र को फील करेंगे कि यहाँ पर हमारा छिद्र, और हमने एक अंगूठा इस ओस को फील करके लगा लिया। क्लियर? हमारी गन यहाँ तक पहुँच चुकी थी। अब उस अंगूठे को धीरे से हटा करके और इस गन को ओस में प्रवेश करा देंगे, यानी कि अब हमारी गन जो है गर्भाशय के अंदर प्रवेश कर चुकी है। गर्भाशय में थोड़ा और अंदर जाने के बाद जो गर्भाशय ग्रीवा है, जिसे हम सर्विक्स बोलते हैं, इसके मीडियम में आके, यानी कि हमने बोला था कि हम रेक्टोवेजल मेथड में जो स्पर्म्स है, सीमंस है, उसको मिडिल सर्विक्स में यानी कि मध्य ग्रीवा में रिलीज करते हैं, छोड़ते हैं। क्लियर? तो हमारी गन ऐसे हमने पकड़ ही रखा है, हमारी गन अंदर प्रवेश कराई और लगभग मध्य में आकर के हम पिचकारी टाइप में पीछे संरचना है उसको प्रेस करेंगे और जितना भी हमारा सीमन था, जो हमारी गन में लोड था, वो यहाँ पर रिलीज हो जाएगा। पहुँच गया। क्लियर? फिर धीरे से जैसे हम गए थे वैसे ये गन को बाहर निकालेंगे, फिर 45 डिग्री करके बाहर निकालें। उसके बाद इसकी सीमन स्ट्रो को, सीट को हम फेंक देंगे। इसको एआई गन है हमारी, साफ सफाई से रख देंगे। उसके बाद अपना दस्ताना निकाल करके हो गई हमारी एआई। तो हमारी जो एआई की प्रोसेस है उसको फिर से एक बार देख लीजिए। सर्वप्रथम इसमें मलाशय प्लस योनि का इस्तेमाल होता है, इसलिए इसे हम रेक्टोवेजाइनल मेथड कहते हैं। क्लियर? सबसे ज़्यादा यूज में आती है हमारे जो घरेलू कैटल्स हैं, जो हमारे घरेलू पशु हैं, उनमें काम आती है, जैसे कि गाय हो गई, भैंस हो गई। इसके लिए उसके अलावा इसमें हम एक क्वेश्चन भी आ जाता है कि एआई में गन को भगोष्ठ में प्रवेश कराते वक्त एआई गन का एंगल क्या होता है, कोण क्या होता है, तो 45 डिग्री होता है। कब? भगोष्ठ में प्रवेश कराते वक्त, उस टाइम। फिर उसके बाद हम उसे 90 डिग्री से घुमाएंगे और सीधा कर देंगे। कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि गर्भाशय ग्रीवा में प्रवेश कराते वक्त एआई गन का कोण क्या होगा, तो 90 डिग्री होगा। क्लियर? ये हो गया। और उसके बाद हम पिचकारी से सीमन को छोड़ेंगे कहाँ, वीर्य को छोड़ेंगे कहाँ, रिलीज कहाँ करेंगे, ऐसा भी क्वेश्चन आ जाए तो सीधा सीधा मिडिल सर्विक्स में, या हिंदी में आए तो मध्य ग्रीवा में। हम एआई के समय जो सीमन है, वीर्य है, उसको मध्य ग्रीवा या मिडिल सर्विक्स में रिलीज करते हैं। तो हमारे 4-5 पॉइंट थे, ये क्लियर हो गए। एक बार और विधि को देख लीजिए, उसके बाद हम क्लियर हो जाएगा। सबसे पहली बात, हमारी इसमें एक गुदाद्वार हो गया, उसके बाद ये बड़ी आंत स्टार्ट हो गई। बड़ी आंत में ये वाला हिस्सा जहाँ पर गोबर का संग्रहण होता है, जो मल है उसका स्टोरेज होता है, वो है मलाशय, रेक्टम। उसमें सर्वप्रथम हम हाथ डालेंगे, दस्ताना पहना हुआ। उसके बाद सारा का सारा गोबर, जितना ही मल है, उसको बाहर साफ कर लेंगे। क्लियर? उसके बाद अच्छे से दोनों के दोनों जननांगों को सफाई करेंगे कपड़े से या टिश्यू पेपर से। उसके बाद वापस से उस हाथ को हम अंदर डालेंगे और जाकर के फील करेंगे गर्भाशय को। गर्भाशय हमारी पकड़ में आ गया। उसके बाद हम फील करेंगे ओस को। ओस मतलब गर्भाशय का वो छिद्र जहाँ से वो योनि के द्वारा कांटेक्ट में आता है, योनि और वो मिलते हैं। क्लियर? उस ओस को हमने फील कर लिया, उस पर एक अंगूठा लगा लिया। अब हमने 45 डिग्री से भगोष्ठ में, योनि में गन को प्रवेश कराया और 90 डिग्री से सीधा करके धीरे धीरे इसको अंदर ले गए। ये थोड़ी योनि का जो संरचना है वो जिगजैग टाइप में होती है, यानी कि पूरी ओपनिंग ऐसे छेद टाइप में नहीं होती। तो इसको थोड़ा धीरे धीरे हिलाते हिलाते, थोड़ी मूवमेंट कराते कराते यहाँ तक पहुँच गए। अब अंगूठे का सहारा, जो हमें पता है कि ओस कहाँ है, अंगूठे को हटा करके इसको ओस में प्रवेश कराएंगे और लगभग मिडिल सर्विक्स में, मध्य ग्रीवा में आकर के जो पिचकारी है उससे हम सीमन को रिलीज कर देंगे, जो कि यहाँ पे चला जाएगा। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? कुछ नहीं है। उसके बाद सारा का सारा समझ में आ गया होगा। अगर पूछ ले कि मादा में प्राथमिक जननांग क्या है, तो ओवेरी है, अंडाशय है, जहाँ पर अंडाणुओं का निर्माण होता है। अब देखिए, हमने सारी की सारी विधियाँ देख ली कि किस किस विधि से किस जानवर में या पशु में एआई होता है। उसके बाद हमने रेक्टोवेजाइनल मेथड को अच्छे से प्रैक्टिकली करने की कोशिश की है। सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट का चित्र बना करके देखा कि कैसी होती है। उसके बाद देखा कि किस प्रकार से होती है। अभी से मैं आपको पशु परिचर बना रहा हूँ, एनिमल अटेंडेंट बना रहा हूँ, कि
अब इसको देखने के बाद शायद आपको 20% खुद पे भरोसा हो जाएगा कि मैं एआई कर सकता हूँ अगर ज़रूरत पड़े। तो मैंने भी थोड़ी रिसर्च की है, उस हिसाब से बता रहा हूँ। उसके अलावा अब हम देखें, हमारा सीमन का ट्रांसफ़र हो गया मादा के गर्भाशय में, वहाँ जा कर के वो ओवम से अंडाणु से मिलेगा। उसके बाद बच्चे का निर्माण जो है मैन्युफैक्चरिंग है उसका स्टार्ट हो जाएगा, बच्चे का बनना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन कई बार क्या है कि बच्चा जो हमारा सीमन है वो मान लीजिए अच्छी क्वालिटी का नहीं हुआ, या फिर उस टाइम पे हमने गलत टाइम पे एआई किया है। मैंने आपको बताया था एआई का सीधा सीधा सबसे बेस्ट टाइम जो होता है वो होता है मध्यकाल का आखिरी के 4 से 8 घंटे, यानी कि जब हमारा पशु शांत हो जाए उसके बाद हम एआई करते हैं, जो एआई का बेस्ट टाइम। क्लियर? मान लीजिए उसमें कोई ऊंच नीच हो गई तब और हमारी प्रेगनेंसी नहीं हुई, हमारा गाय जो भी गाय या भैंस है वो प्रेग्नेंट नहीं हुई, तो उसके लिए आवश्यक है कि हम उसकी प्रेगनेंसी का टेस्ट कराएं, चेक कराएं, जैसे कि ह्यूमंस में होता है सब कुछ। हमने हमारी प्रेग्नेंट हो गए तो उसके बाद हम टेस्ट किट लाते हैं, चेक करते हैं, वो सब प्रोसेस देखें। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा गर्भाशय का परीक्षण। ठीक है जी, प्रेगनेंसी टेस्ट ऑफ एनिमल्स। अब एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए, कुछ ना समझ में आए तो मुझे बताइएगा, देख लीजिए। हाँ जी, तो हमने अभी क्लियर किया कि रेक्टो वेजाइनल मेथड से हम एआई कैसे करेंगे, पशु को गर्भित कैसे करेंगे, प्रेग्नेंट कैसे करेंगे। लेकिन समय के साथ में जो हमारे पशु को चेक करना, टेस्ट करना, डायग्नोस करना आवश्यक है कि वो पशु हमारा वास्तविक में प्रेग्नेंट हुआ है या नहीं हुआ। क्यों? मान लीजिए बाई चांस हमने एआई करा दिया और छोड़ दिया और हमें पता ही नहीं चला कि हमारा पशु प्रेग्नेंट था ही नहीं कभी कंफर्म तरीके से, तो उससे लगभग मान लीजिए 3 से 4 महीने हमारे बिगड़ गए, तो दुग्ध उत्पादन में कितनी कमी आ जाएगी कि 4 महीने बिगड़ गए और प्रेग्नेंट तक हुआ नहीं, उसके बाद और गई आगे की, तो उससे दुग्ध उत्पादन में कमी होती है, बिजनेस में लॉस होता है। क्लियर? इसलिए आप देखिए एक बार, सबसे बेस्ट टाइम हमारा प्रेगनेंसी का जो है वो है मध्यकाल का अंतिम फेज, यानी कि आखिरी के 4 से 8 घंटे जब हमारा पशु बिल्कुल शांत हो जाता है, उस टाइम पे एआई कराना सबसे बेस्ट है। उसके बाद अगर देखा जाए कि गाय हमारी मान लीजिए ब्याह गई, बच्चा उसने दे दिया, डिलीवरी हो गई, उसके लगभग 60 दिन बाद, 90 दिन बाद, यानी कि 2 से 3 महीने के बीच में हमें वापस एआई करा देना चाहिए, उसको वापस से प्रेग्नेंट करवा देना चाहिए, गर्भधारण करवा देना चाहिए। क्लियर? लेकिन फिर भी एक बार टेस्ट करना आवश्यक है कि पॉजिटिव है या नहीं है। तो उसके लिए मान लीजिए सामान्य लक्षण हमें देखने मिल जाते हैं गाय भैंस में, पशुओं में, जैसे कि उसका जो शरीर है, उसके अलावा उसके जो थन वाला पार्ट है, अयन बोलते हैं जिसको, वो समय के साथ में बढ़ने लगता है, फूलने लगता है। उसके अलावा दुग्ध उत्पादन में धीरे धीरे कमी होने लगती है। उसके अलावा हमारी जो गाय या भैंस है वो शांत हो जाती है, वो किसी भी नर पशु के साथ में नहीं जाती है, उसके आसपास नहीं भटकती है। उसके अलावा सबसे मेन, जैसे कि हमारे मादाओं में होता है कि अगर वो प्रेग्नेंट हैं तो 28 दिन के बाद वो वापस से एमसी से नहीं होंगी, यानी कि आर्तव चक्र बाद या मध्य आर्तव चक्र जिसे बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसे बोलते हैं, वो वापस से स्टार्ट नहीं होगा। उसी प्रकार पशुओं में भी 21 दिन के बाद अगर वो प्रेग्नेंट हो गई है वास्तव में, तो उसमें मध्यकाल या मध्य साइकिल जिसे बोलते हैं, मध्य चक्र बोलते हैं, ईसी जिसको बोलते हैं, वो वापस से स्टार्ट नहीं होगा। जैसे हमारे अंदर एमसी नहीं आएगी प्रेगनेंसी के बाद, वैसे इनमें ईसी नहीं आएगी। तो उससे हमें पहचान कर लेनी चाहिए कि प्रेग्नेंट है या नहीं है। उसके अलावा मेजर इफेक्ट हैं वो हमने पढ़ ही दिए कि मादा का शरीर और अयन समय के साथ में बढ़ने लगते हैं, फूलने लगते हैं, थन फूलने लगते हैं, दूध उत्पादन में कमी हो जाती है, मादा शांत हो जाती है, नर पशु के साथ नहीं जाती। उसके अलावा 3 से 4 महीने के अंदर लगभग जो बच्चा है पशु के गर्भाशय के अंदर, उसमें मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, हलचल स्टार्ट हो जाती है, वो अपने हाथ मतलब लगभग डुलने लगता है। तो उसके लिए, और उसके अलावा जो हमारा मेडिकली जो टेस्ट है, डायग्नोसिस है, परीक्षण जिसे बोलते हैं, वो है, उसका नाम है रेक्टम पाल्पेशन विधि। यानी कि रेक्टम से आप पहले समझ गए होंगे, रेक्टम का मतलब मलाशय। तो इस विधि में भी हम
मलाशय के अंदर हाथ डालेंगे दस्ताना पहन करके, और उसके बाद गर्भाशय को पकड़ करके फील करेंगे कि उसमें कुछ छोटी मोटी चीज़ या हलचल फील हो रही है क्या। क्या करेंगे, पहली बात, इस टेस्ट का जो बेस्ट टाइम है वो है लगभग 2 महीने बाद, यानी कि हमने एआई करा दी अपने पशु की, गाय की या भैंस की, उसके लगभग 60 दिन बाद, 2 महीने बाद हम रेक्टम पाल्पेशन द्वारा चेक करवाएंगे कि गाय पेट से है या नहीं है, प्रेग्नेंट हुई है या नहीं। उसके लिए वही डॉक्टर आएगा और वो क्या करेगा कि सबसे पहले हाथ में दस्ताना पहनेगा, थोड़ा साबुन वाबुन तेल वेल लगाएगा और अंदर हाथ डाल करके वही सेम प्रोसेस, पहले सबसे पहले गोबर को साफ करेगा, मल को साफ करेगा, उसके बाद जननांगों को साफ करेगा। क्लियर। उसके बाद वापस से अपना हाथ अंदर डालेगा और वही जैसे हमने उस टाइम पे ओस को फील करने के लिए गर्भाशय को पकड़ा था, अब वो गर्भाशय को लगभग ऐसे करके पकड़ेगा और यहाँ पे फील करेगा कि यहाँ पे कोई हलचल या कोई छोटी सी वस्तु या चीज़ फील हो रही है। जब इसको हम गर्भाशय को ऐसे हाथ डाल के पकड़ेंगे तो अपने आप ही गर्भाशय में फील हो जाएगा कि कुछ है या नहीं, कोई छोटी सी चीज़ है या नहीं, कोई हलचल है या नहीं। अगर वो हलचल हो रही है, कोई छोटी सी वस्तु फील हो रही है, तो हम समझ जाएंगे कि हमारी गाय या भैंस जो है वो प्रेग्नेंट है, पॉजिटिव है, और अपने टाइम पे गर्भकाल पूर्ण होने के बाद वो ब्याह जाएगी, बच्चे को जन्म देगी। क्लियर। तो यही सब मैंने लिखा है। गर्भाशय का नॉर्मल परीक्षण क्यों आवश्यक है, ताकि दुग्ध उत्पादन में कमी ना हो, उसके अलावा हमारे बिजनेस में लॉस ना हो। कौन सी विधि है, तो रेक्टम पाल्पेशन विधि के द्वारा हम प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं पशुओं में। उसके अलावा कब करते हैं इसको, बेस्ट टाइम क्या है प्रेगनेंसी टेस्ट का, वो है एआई कराने के लगभग 60 दिन बाद, 2 महीने बाद। क्लियर। क्या करते हैं इस विधि में, सिंपल, हाथ में दस्ताना पहनेंगे, साबुन वाबुन लगाएंगे, मलाशय को साफ करके मलाशय के द्वारा ही गर्भाशय को पकड़ करके फील करेंगे कि उसमें कोई वस्तु या कोई मूवमेंट फील हो रहा है या नहीं, हलचल फील हो रही है या नहीं। अगर हलचल हो रही है, सीधी सी बात, हमारी पशु प्रेग्नेंट है। क्लियर। और मेजर से जो लक्षण हैं, सिम्टम्स हैं गर्भावस्था के या प्रेगनेंसी के, वो क्या क्या हैं वो मैंने लिख दिए, आपको बता दिए, एक बार नोट कर लीजिए। अब हम आगे क्या करेंगे, आगे नॉर्मल सी चीज़ें पढ़ेंगे जो कि हम अगर हम रखते हैं अपने घर पे पशु, तो आप जानते होंगे कि प्रेगनेंसी के टाइम पे गर्भावस्था में अपने पशु की देखभाल कैसे करें। उसके बाद प्रसव के लक्षण देखेंगे, यानी कि जब गाय का या भैंस का प्रसव का टाइम हो जाएगा, डिलीवरी का टाइम हो जाएगा, उस टाइम पे वो क्या क्या लक्षण व्यक्त करेगी। क्लियर। उसके बाद देखेंगे जब प्रसव हो जाए, बच्चे की डिलीवरी हो जाए, हमारा पशु ब्याह जाए नॉर्मल भाषा में, तब उसकी हम देखभाल कैसे करेंगे। उसके बाद छोटे मोटे नोट्स और पढ़ेंगे, फैक्ट पढ़ेंगे कि मान लीजिए कोई पशु हीट में नहीं आ रहा है तो उसके लिए क्या किया जाए, कैसे किया जाए, वो सब एक बार इसको नोट कर लीजिए। थैंक यू। हाँ जी, तो हमने गाय, जो भी अपनी गाय या भैंस थी, अपनी मादा पशु थी, उसमें वीर्य का सेचन कर दिया, वीर्य का ट्रांसफ़र कर दिया। उसके बाद टेस्ट कर लिया कि वो वास्तविक में, रियलिटी में वो प्रेग्नेंट हुई है या नहीं हुई है। उसके बाद वो देखेंगे कि उसकी देखभाल कैसे करनी है, उसकी केयर कैसे करनी है, वो सब। देखिए, जो लोग रखते हैं अपने घर में वो सिंपल जानता है। पहली बात तो जिसमें गाय हमारी बंधी रहती है उस फर्श को वो चिकना होना चाहिए, उस पर थोड़ा गाय जो घास फूस होता है वो बिछा दें ताकि वो गुदगुदा हो जाए। उसके अलावा उससे भाग दौड़ कम करवाएं। उसके भी अलावा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि उसके ब्याहने से लगभग 2 महीने पहले, मैंने लिख दिया है कि 7 से 9 हफ्ते पहले, लगभग मतलब 2 महीने पहले दूध निकालना बंद कर देना चाहिए, ताकि वो अगली प्रेगनेंसी के लिए जब दूध देगी उसके लिए तैयार हो सके, उसकी दूध की क्वालिटी अच्छी इंक्रीज हो सके, खीस बन सके, उस सब के लिए। उसके अलावा जो उनका खाना पीना है, जो चारा है, उसकी मात्रा थोड़ी बढ़ा देनी चाहिए, तथा उसमें खनिज लवण जैसे बहुत सारे सप्लीमेंट आते हैं मार्केट में, वो सब बढ़ा देना चाहिए, संतुलित आहार उसको देना चाहिए। उसके भी अलावा लगभग जब वो ब्याहने वाली हो, जो डिलीवरी होने वाली हो, उससे लगभग 1 हफ्ते पहले अजवाइन को तेल में उबाल करके उसको दे देना चाहिए। लगभग 50 से 100 ग्राम क्वांटिटी बताते हैं। उसके अलावा गर्म चीज़ों से उसको दूर रखना चाहिए, जैसे कि जो गर्मी करते हैं खाने में, उनको प्रेगनेंसी टाइम पे नहीं देना चाहिए। गर्मी सर्दी से बचाना चाहिए, उसका रखरखाव रखना चाहिए। वो सब जनरल से पॉइंट हैं, वो सब लिखते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
नोट कर लीजिए। फिर हम देखेंगे कि प्रसव के लक्षण क्या हैं। वो ऐसे लक्षण क्या हैं जो उनके शरीर में दिखने लग जाएंगे जब गाय की डिलीवरी का टाइम हो जाएगा, जब बच्चा का बाहर आने का टाइम हो जाएगा, जब उस टाइम के। उसके बाद देखेंगे जब डिलीवरी करवाएंगे उसके बाद क्या देखभाल रखनी चाहिए। वो छोटे छोटे बातें हैं, एक बार देख लीजिए। हाँ जी, तो हमने सावधानियां देख ली, क्या क्या थी वो सब देख लिया। अब बारी है कि हम कैसे अंदाज़ा लगाएं, कैसा पता लगाएं कि अब हमारे पशु का डिलीवरी का टाइम आ गया है, अब उसका प्रसव का समय हो गया। तो उसकी जनरल सी पहचान कि सबसे पहले कि उसका जो थन वाला पार्ट है, आयन है, वो पूर्ण विकसित हो जाएगा, खीस से बढ़ जाएगा यानी सख्त होने लगेगा। उसके अलावा जो उसका भगद्वार है, योनि है, उस पे झुर्रियाँ पड़ने लग जाएंगी, पुट्ठे ढीले होने लग जाएंगे। पुट्ठे मतलब उसका जो बैक वाला पार्ट है वो ढीला होने लग जाएगा। उसके अलावा गाय या भैंस हमारी बेचैन होने लग जाएगी, बार बार खड़ी होगी, उठेगी, बार बार सूसू करेगी, टॉयलेट करेगी। उसके अलावा पतली गोबर होने लग जाती है, क्लियर। उसके अलावा खाना वाना छोड़ देगी। वही सब पॉइंट हैं नॉर्मल जो हम लोग अपनी दुनिया में देखते हैं, आसपास देखते हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट, जब प्रसव के समय पे अगर उसकी बच्चे की जो थैली है वो दिखने लग जाए तो हमें समझ जाना चाहिए कि डिलीवरी का टाइम हो गया है, अपने सामान वामान लाइए और डिलीवरी कर लीजिए, क्लियर। उसके अलावा कभी भी डिलीवरी के टाइम पे ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए माता पशु के साथ, उसे नेचुरली रूप से डिलीवर करने दीजिए। उसको अगर सपोर्ट की ज़रूरत है उस टाइम पे थोड़ी सपोर्ट कीजिए, उसके खुरों को बाहर आने दीजिए। मतलब सारी प्रोसेस में कोई भी जल्दबाजी या ज़बरदस्ती ना करनी चाहिए। एक बार इनको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम देखेंगे प्रसव होने के बाद, डिलीवरी होने के बाद क्या क्या सावधानी रखी जाती है वो सब, क्लियर। थैंक यू। हाँ जी, तो प्रसव के लक्षण देख लिए हमने। उसके बाद अब देखेंगे कि प्रसव के समय हमें क्या-क्या देखभाल रखनी चाहिए, सावधानियाँ रखनी चाहिए, केयर कैसे करनी चाहिए पशु की। तो नॉर्मल थोड़ा-सा आस-पास देखिए अपने और महसूस कीजिए कि जब पशु ब्याहने वाला हो यानी कि डिलीवरी होने वाली हो, तो सबसे पहली बात उस एरिया में साफ-सफाई रखिए। गाय या भैंस के नीचे पुआल यानी घास-फूस बिछा दीजिए, थोड़ा रेत डाल दीजिए। उसके भी इम्पोर्टेंट, हमें उस पशु के आस-पास मौजूद रहना चाहिए, लेकिन उसके साथ कोई छेड़छाड़ ना करें। उसे स्वाभाविक रूप से ब्याहने दीजिए, डिलीवरी होने दीजिए, क्लियर। उसके अलावा अगर मैंने एक पॉइंट बोला था कि प्रसव के टाइम पे अगर थैली दिख जाए, बच्चे की थैली दिख जाए, उसके 1 घंटे बाद लगभग बच्चा बाहर आ जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, बच्चा बाहर नहीं आ रहा है, तो हमें अपने नज़दीकी जो भी चिकित्सक हो, डॉक्टर हो, उसको बुला लेना चाहिए और वो अपना देख लेगा। अगर बच्चा आ जाए बाहर, उसके बाद जब तक जेर ना निकल जाए, हमारी नॉर्मल भाषा में जेर बोलते हैं, प्लेसेंटा जो होता है, जैसे कि हमारा नाल जिसे बोलते हैं, जैसे हम हमारी डिलीवरी कभी हुई होगी तो जो प्लेसेंटा बाहर निकलता है, नाल जो निकलता है, उसे पशुओं में जेर बुलाते हैं। अगर वो डिलीवरी के 2 घंटे बाद तक भी बाहर ना आए तो भी हमें डॉक्टर की सहायता लेनी चाहिए, डॉक्टर को बुलाना चाहिए। उसके अलावा डिलीवरी और जेर निकलने के बीच में हमें पशु को कुछ भी खाने पीने को नहीं देना चाहिए। अगर जेर आ जाए तो उसे तुरंत वहाँ से हटा करके दूर फेंक देना चाहिए, गाड़ देना चाहिए, ताकि पशु उसको ना खाए पिए, क्योंकि वो बहुत नुकसान की चीज़ है। खा जाता है तो आंतड़ियों में फंस जाता है, बहुत दिक्कतें आती हैं। उसके अलावा क्या क्या अगर जब पशु अच्छे से ब्याह गया है, सब कुछ हो गया है, तो उसे उसमें अजवाइन, सौंठ, मेथी वगैरह पानी में उबाल करके पिला देना चाहिए। उसमें थोड़ा गुड़ डाल देना चाहिए ताकि पशु तैयार हो जाए। उसके अलावा ब्याहने के कुछ समय के बाद उसे जो दूध है हमारा, जो उसमें खीस भरा हुआ, मैंने एक पॉइंट बोला था प्रसव के टाइम पे कि उसके जो आयन है या थन है वो अच्छे से प्रिपेयर हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं, फूल जाते हैं और उनमें खीस बढ़ जाता है। तो उस दूध को निकाल लेना चाहिए। फिर जो भी अपने घर की प्रथा होती है उसके हिसाब से चलना चाहिए। लेकिन जो मेन पॉइंट है वो यही है कि साफ सफाई का ध्यान रखें, पशु के नीचे रेत व पुआल बिछा के रखें,
आसपास रहें, मौजूद रहें, लेकिन उसके साथ छेड़छाड़ी ना करें, यानी कि गाय को या भैंस को स्वाभाविक रूप से, नेचुरल रूप से ब्याहने देना चाहिए, डिलीवरी होने देना चाहिए। थैली दिखने के 1 घंटे बाद अगर बच्चा बाहर ना आए तो हमें डॉक्टर की हेल्प लेनी चाहिए। अगर डिलीवरी के थोड़ी देर बाद हमें दूध को धो लेना चाहिए। प्रसव के 2 घंटे बाद तक भी अगर प्लेसेंटा या जेर बाहर ना आए तो डॉक्टर को बुला लेना चाहिए। जेर को दूर रखें, दूर फेंक दें, उसको खाने ना दें, और जेर ना निकले तब तक उसको कुछ खाने पीने को ना दें। जननांगों की सफाई करें, यानी कि जब पशु प्रसव हो जाए, डिलीवरी हो जाए, जेर बाहर आ जाए, तो थोड़े गुनगुने पानी में KMNO4 मिला करके, लाल दवा मिला करके उसके जननांगों की, थन वगैरह की साफ सफाई कर देनी चाहिए, ताकि कोई भी किसी भी तरह का इन्फेक्शन ना हो, गंदगी ना रहे। उसके अलावा प्रसव के बाद उसमें गुड़, अजवाइन, सौंठ, मेथी वगैरह पानी में उबाल करके पिला देनी चाहिए। एक बार नोट कर लीजिए। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट वैसे पॉइंट पढ़ेंगे जो डायरेक्टली पेपर में आ जाते हैं, जैसे बेस्ट टाइम फॉर AI। उसके अलावा मान लीजिए कोई गाय हमारी हीट में नहीं आ रही है, वो मध्यकाल में नहीं आ रही है, उसका पता ही नहीं चल रहा, तो उसके लिए क्या क्या किया जाए वो सब। उसके अलावा रिपीट ब्रीडर क्या होता है, जो बार बार उनको AI कराना पड़ता है, प्रेग्नेंट कराना पड़ता है, वो कौन होते हैं। ऐसे छोटे मोटे जो पॉइंट हमारे बीच में रह गए हैं और पेपर में आने के चांसेस हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और इस टॉपिक को आज हम यहाँ समाप्त करके फिर आगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। क्लियर? एक बार देख लीजिए। हाँ जी, तो हम उस स्टेज पे पहुंच गए हैं जहाँ पे टॉपिक 3 लेक्चर के अंदर ख़त्म होने वाला है। कुछ चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें जो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ जाती हैं, उसके अलावा आप जानते हैं RSMM भी कहीं से कुछ भी पूछ लेता है, हम अटक जाते हैं। तो मैं चाहता था कि कुछ पॉइंट्स जो सीधे आ सकते हैं और हमसे कहीं छूट गए हैं, या फिर मैंने बातों में बोल दिए हैं लेकिन लिखे नहीं हैं, उनके बारे में एक बार डिस्कस कर लिया जाए। तो भाई साहब, पहला पॉइंट है हमारा बेस्ट टाइम फॉर AI, यानी कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराने के लिए जो सबसे उत्तम, सर्वोत्तम समय है वो कौन सा है। वो मैंने आपको कई बार बताया है कि मध्यकाल का आखिरी फेज, या बोलूं तो मध्यकाल समाप्त होने के लगभग 4 से 8 घंटे। क्लियर? उसके बाद जो दोबारा प्रेग्नेंट कराना या दोबारा AI कराने के लिए बेस्ट टाइम ब्याहने के लगभग 60 से 80 दिन, 90 दिन, यानी 2 से 2.5 महीने, 3 महीने के बीच में वापस से हमें AI करा देना चाहिए। उसके अलावा वीर्य एकत्रण, हमें हफ्ते में 2 बार करना चाहिए, ताकि नर पशु की सेहत पे भी फर्क ना पड़े, और जो सीमन कलेक्ट होगा, संग्रहण होगा, उसकी क्वालिटी अच्छी रहे, बेहतर क्वालिटी का हो। तो लगभग 2 हफ्ते में 2 बार। और बेस्ट टाइम कौन सा एकत्रण का, वो है मॉर्निंग टाइम। मॉर्निंग टाइम में उस वीर्य के जो सांद्रता है, आयतन है, और उसके अलावा क्वालिटी वो उच्च होगी। क्लियर? और जो गर्भावस्था बनाए रखने के लिए जो सहायक हार्मोन है, जिम्मेदार हार्मोन है, वो है हमारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। और हीट में लाने के लिए, वापस मध्यकाल में लाने के लिए जो हार्मोन है वो एस्ट्रोजन। कई बार सबसे ज़्यादा भैंस में देखा जाता है साइलेंट हीट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि साइलेंट रूप से वो हीट में आ जाएगी और हमें पता भी नहीं चलेगा। उसके लिए हम जो एस्ट्रोजन हार्मोन बाहर से शॉट देते हैं, कई बार तो डॉक्टरों का है। और गर्भावस्था पूछ ले कोई कि गाय, भैंस, भेड़, बकरी के गर्भाशय का आकार कैसा होता है, तो वाई आकार का होता है। उसके अलावा कुछ मैंने फैक्ट और लिखे हैं। बांझ पशु का क्या मतलब है, तो हमारी ऐसी मादा पशु हैं जो नेचुरल रूप से प्रेग्नेंट होने के या गर्भ धारण करने की सक्षमता नहीं रखती हैं, सक्षम ना हो, उन्हें हम बांझ पशु कहते हैं। लेकिन कई बार इलाज के बाद, मेडिकल हेल्प के बाद ये प्रेग्नेंट हो सकती हैं, गर्भावस्था में आ सकती हैं और बच्चे को जन्म दे सकती हैं। क्लियर? तो फिर है रिपीट ब्रीडर। रिपीट ब्रीडर का मतलब है ऐसे पशु जिनमें बार बार हीट की प्रॉब्लम आती है, यानी कि हमने एक बार प्रेग्नेंट करा दिए, एक बार गर्भ धारण करवा दिया, उसके बाद फिर कुछ दिन बाद फिर से हीट में आ जाएंगे, यानी कि बच्चा गिर जाता है, प्रेग्नेंट नहीं होते हैं, उनको हम रिपीट ब्रीडर कहते हैं। और इसके लिए बोल सकता हूँ मैं एक बार मोटा मोटा, ऐसे पशु जो 2 से 3 बार AI कराने पर प्रेग्नेंट होते हैं। AI कराने से गर्भित होते हैं, प्रेग्नेंट होते हैं। ठीक है? इसमें ये सक्षम नहीं है किसके, प्रेगनेंसी के।
लेकिन मेडिकल हेल्प के बाद पॉसिबल है कि 5 पशु भी प्रेग्नेंट हो सके। क्लियर। उसके बाद गर्भपात। गर्भपात का मतलब है कि पशु का जो गर्भकाल है, हर पशु का गर्भकाल निश्चित फिक्स होता है, जो हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट पीरियड। ठीक है। तो उससे पहले ही बच्चा बाहर आ जाए, यानी कि मान लीजिए कि जो गाय है उसका लगभग कितना दिन होता है, लगभग 270 दिन, लगभग 240 से 50 दिन करीब होता है, लेकिन उससे पहले ही बच्चा बाहर आ जाए उसको कहते हैं गर्भपात, यानी गर्भ का गिरना, गर्भपात कहता है एक प्रकार से। उसके अलावा कोई भी पशु हो जिसका गर्भ पूर्ण रूप से विकसित ना हुआ हो, उसका गर्भकाल पूर्ण ना हुआ हो, उससे पहले ही बच्चा बाहर आ जाए, गिर जाए, उसको कहते हैं गर्भपात। क्लियर। तो हमारे इस टॉपिक के पूरे के 3 लेक्चर बनाए, जिसमें हमने शुरू से लेकर एंड तक एक एक पॉइंट को अच्छे से प्रैक्टिकली डिस्कस किया, यहीं पर याद करने का कोशिश किया। और मेरा मानना है कि इस टॉपिक से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे। और मैं गारंटी लेता हूँ जिसने इस 3 लेक्चर्स को ध्यान से पढ़ा है उसका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, और लगभग वो 20% तो डॉक्टर बन गया होगा कि क्या कैसे होता है, कैसे प्रेग्नेंट करते हैं, एआई की प्रोसेस क्या है, गन क्या है। वरना यूट्यूब पे मैंने भी काफ़ी सर्च मारा है, इतनी डिटेल में कोई नहीं पढ़ा रहा है। तो कृपया मुझे भी सपोर्ट कीजिए, जहाँ तक हो सके शेयर कीजिए, जो जो तैयारी कर रहे हैं उन तक मैं पहुँच सकूँ, ताकि मेरा भी कुछ फ़ायदा हो और मुझे पढ़ाने में भी अच्छा लगे, टाइम जो दे पाऊँ। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा वो होगा बधियाकरण, कास्ट्रेशन। तो उसके हम एक ही लेक्चर में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, एक बार देखिए, प्लीज़ सपोर्ट बनाए रखिए, प्यार बनाए रखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फैला दीजिए यार, बहुत टाइम लग रहा है मेहनत में, तो फैला दीजिए। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon.